हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं फुटिंग किस तरीके से डाली जाती है। साथ ही में हम अपडेट देने वाले हैं आपको हमारे 1000 स्क्वायर फीट में बन रहे प्रोजेक्ट का। तो मेनली हम देखने वाले हैं फुटिंग किस तरीके से डाली जाती है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है फुटिंग के लिए। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील हमारे पास यहाँ पर 550D यानी कि 550D हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील है। जब भी आप कॉलम बनाएं तो कम से कम 1 फुट का एल ज़रूर दें। रिंग की जो डिस्टेंस है डिज़ाइन के हिसाब से 6 इंची 7 इंची आप रख सकते हैं। साथ ही में जो फुटिंग के लिए जाली बनाई जाएगी उसका आप गैप रख सकते हैं 5.5 इंची, और जाली कम से कम 4 बाय 4 फुट की होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, जेसीबी की ज़रूरत हमें पड़ी गड्ढे खोदने के लिए, क्योंकि लेबर द्वारा गड्ढे खोदना बहुत मुश्किल हो रहा था। मिट्टी काफ़ी ठोस है, यहाँ की बजरी वाली मिट्टी है, इसलिए जेसीबी की मदद से हमने गड्ढा खुदवाया। साथ ही में डिसाइड किया गया कि फुटिंग में पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाए। जो हमारी बीम का बेस बनाने के लिए, ब्रिक वर्क के लिए बेस बनाने के लिए हम पत्थर का यूज़ करने वाले हैं। अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं। स्ट्रक्चर को हर तरीके से मजबूती देने के लिए ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्शन करके पीसीसी डाल के भी आप फाउंडेशन डाल सकते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद में गड्ढे खोदे गए, जेसीबी की मदद से जगह बनाई गई चारों तरफ। आगे चल के आप देखेंगे किस तरीके से हमें नुकसान झेलना पड़ा। बरसात की वजह से, बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर गया और अगल बगल की मिट्टी गड्ढों में गिर गई, जो कि हमें लेबर लगा के फिर से निकालनी पड़ी। चलिए गड्ढों की बात कर लें तो गड्ढे का साइज़ है हमारा कम से कम 5 फुट गहराई, साथ ही में 5 बाय 5 इसकी विड्थ रहेगी। अगर आप हाई सेस्मिक जोन में रह रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड, तो आपको कम से कम गड्ढों की गहराई 5 फुट रखना बहुत ज़रूरी है अपनी फुटिंग को स्टेबल रखने के लिए। अगर आपकी फुटिंग मजबूत होगी तो आपके घर का स्ट्रक्चर भी स्टेबल रहेगा, मजबूत रहेगा। गड्ढों की गहराई कम से कम 5 फुट रहनी चाहिए। विड्थ 5 बाय 5 आप रख सकते हैं। 4 बाय 4 का मिनिमम इसमें जाल रहना चाहिए। दोनों तरफ एल मुड़े होने चाहिए 4 इंची कम से कम। अगर आप ये सारे प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो आपके फेलियर होने के चांस बहुत कम होंगे। काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर आपका बनेगा। जब भी आप जाल के ऊपर कॉलम खड़ा करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि कम से कम 9 इंची एल आपको देना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 1 फुट का एल दिया है, यानी कि बैंड दिया है कॉलम के नीचे, जो कि हर सरिये में दिया गया है। इससे आपकी जाल और कॉलम के बीच में अच्छी पकड़ होगी। साथ ही में यहाँ पर स्टील आप देख सकते हैं 550D यूज़ किया गया है। आमतौर पर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए 415 या फिर 500D इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से स्टील मंगाया गया है स्ट्रक्चर को पूरी मजबूती देने के लिए। आमतौर पर 550D स्टील का इस्तेमाल होता है रेलवे ब्रिजेस बनाने में, और ऐसे ही कुछ सुपर स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है स्टील को। तो आप देख सकते हैं पीसीसी का काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ मिट्टी भी गिरती जा रही है जिसे निकाला जा रहा है। साथ के साथ में बरसात की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना ही पड़ रहा है। पीसीसी जब भी आप डालें तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी थिकनेस कम से कम 6 इंची रखी जाए। साथ ही में कॉम्पैक्शन देने के लिए उसमें धुरमुट चलाया जाए। पीसीसी का रेशियो आप 1:4:8 रख सकते हैं। अब अपने सामने आप देख रहे हैं कॉलम को पोजीशन किया जा रहा है। जाल रख के कॉलम उसके ऊपर रखा जा रहा है। सूत के हिसाब से उसे एडजस्ट, लाइन लेंथ एडजस्ट की जा रही है। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी कॉलम खड़े करें तो चारों साइड के कॉलम आप पहले खड़े कर लीजिए, ताकि आपको लाइन लेंथ लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप बीच के कॉलम खड़े कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप बरसात की वजह से किस तरीके से नुकसान हुआ, पानी भर गया, लेकिन कम से कम हमने पीसीसी अच्छे तरीके से डाली थी, तो इस वजह से पानी निकल गया, कोई नुकसान बिना करे। थोड़ी बहुत मिट्टी जो आई वो हटा ली गई साथ के साथ में। अब यहाँ पर फुटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, फुटिंग डाली जाएगी। तो मैं आपको फुटिंग की जानकारी दे दूँ कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी रखनी चाहिए, फुटिंग की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो फुटिंग है, फुटिंग का जो प्लेन पार्ट रहेगा नीचे जाल के ऊपर, तो उसकी थिकनेस कम से कम 6 इंची रहनी चाहिए। उससे कम उसकी थिकनेस ना हो, क्योंकि इसमें शेयर पंचर होने के चांस रहते हैं, फेलियर के चांस रहते हैं। आप 6 इंची प्लेन कंक्रीट डालने के बाद में इसमें 1 फुट का फ्रैक्टम दे सकते हैं। फ्रैक्टम यानी कि जो कोन शेप बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है, वो कम से कम आपका प्लेन एरिया से 1 फुट ऊपर होना चाहिए। कम से कम आपकी फुटिंग की जो
कंक्रीट की डेप्थ है वो टॉप से लेकर बॉटम तक 18 इंची होनी चाहिए, जिसमें आपका 1 फुट का टेपर एरिया हो जाएगा और उसके नीचे 6 इंची 7 इंची आपका प्लेन एरिया हो जाएगा। इतनी कंक्रीटिंग काफ़ी है, इतनी कंक्रीटिंग सफिशिएंट है अगर आप 2 मंजिल 3 मंजिल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। साथ ही में कंक्रीटिंग करने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मिट्टी डाल के उसका कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से करें, ताकि फुटिंग में कोई किसी तरह का मूवमेंट ना हो, पानी चलाया जाए मिट्टी डाल के उसमें। और इस बात का भी ध्यान रखिए जब आप फुटिंग डालें तो उसके नीचे पीसीसी ज़रूर करें। पीसीसी से आपको एक अच्छा बेस मिल जाता है, आपकी फुटिंग को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मटेरियल भी आता जा रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल को किस तरह से प्रोक्योर करें और साथ ही में कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए घर के कंस्ट्रक्शन में। तो आगे चल के देखते हैं। बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी फुटिंग का प्लेन एरिया डाल दिया गया है। अब इसमें तैयारी करी जा रही है फ्रैक्टम डालने की, यानी कि टेपर बनाया जाएगा इसमें कंक्रीट करके। कॉलम लगभग सारे खड़े हो चुके हैं, बेस तैयार हो चुका है कॉलम का। चलिए सीमेंट देखते हैं, सीमेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इस साइड में यूज़ किया जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, फ्लाई ऐश बेस्ड। देहरादून के एरिया में इसकी कीमत लगभग 420-430 के आसपास है। और साथ ही में अच्छी मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन का यूज़ किया जा रहा है, जो कि सीमेंट रेत बजरी को अच्छी तरीके से मिक्स करने में काम आती है। आप अगर मैनुअल लेवर से मिक्सिंग कराते तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जो कि एक मिक्सर मशीन के थ्रू होती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी।